नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी नेह नीड लेकर। यह कहानी मैंने 19 जनवरी 2007 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी नेह नीड। 10 वर्ष बाद पुनः अपने घर आया हूँ। इस घर का कौन सा ऐसा पत्थर, कौन सी ऐसी वनस्पति, कौन सी ऐसी वस्तु है जिसे भला मैं नहीं पहचानता। इस प्रेमालय का चप्पा चप्पा मेरी मोहब्बत की महक से भरा है। समय की बलियारी है कि अपने ही घर के बाहर अजनबी सा खड़ा हूं। अभी मैं मुख्य दरवाजे के बाहर खड़ा हूं। दरवाजे के दोनों ओर दो खूबसूरत पिल्लर हैं। दाईं ओर के पिल्लर पर हल्के लाल रंग के ग्रेनाइट की पट्टी चिपकी है जिस पर लिखा है नेह नीड। दूसरे पिल्लर पर मेहता साहब की नेम प्लेट टंगी है। कभी यहाँ मेरे और सुशीला के नाम की नेम प्लेट टंगी होती थी, लेकिन वह इतनी गंदी नहीं थी। लगता है मिसेज मेहता इसे साफ नहीं करती। सुशीला हमारी नेम प्लेट सदैव कपड़े से साफ करती थी। यही नहीं, उस पर एम नेह नीड पर जड़े पीतल के अक्षरों पर सप्ताह में एक बार पॉलिश भी करती थी। तब अक्षर चमक उठते थे। मजाल है उसके होते घर की नेम प्लेट गंदी लगे। कई बार तो वह इसे अपने साड़ी के पल्लू से ही साफ कर देती। मेरी अंगुलियां अनायास ही नेह नीड के अक्षरों पर घूमने लगी हैं। अतीत का पूरा इतिहास भी अब मेरी आंखों के आगे विचरने लगा है। नेह नीड नाम हमने यूं ही नहीं रख लिया था। पूरे 15 दिन इस विषय पर गहन चिंतन हुआ था। हिंदी के एक प्रोफेसर एवं शहर के कतिपय विद्वत जनों से भी एक सुंदर नाम सुझाने के लिए मैं कई बार मिला था। सारे नामों की सूची मैंने सुशीला को बताई, पर उसे एक भी नाम पसंद नहीं आया। कहती थी विद्वानों द्वारा सुझाए नामों में अहंकार की बू होती है। प्रेमियों के हृदय से निकले नाम भले शब्द उत्कर्ष को न छूते हों, प्रेम उत्कर्ष को अवश्य छूते हैं। उस रात अपना सर मेरी छाती पर रखते हुए उसने निर्णय दे दिया, हमारे मकान का नाम नेह नीड़ होगा, दो प्रेमी परिंदों का घोंसला। कोई और समय होता तो मैं बहस अवश्य करता, पर उसके कहने का समय एवं अंदाज ही कुछ ऐसा था कि मैं प्रतिकार नहीं कर सका। वैसे नाम भी अच्छा ही था। उसके सुझाव का मुझे यही उत्तर सूझा, सिंपली ब्यूटीफुल। सुशी, तुमने कितना सुंदर नाम सोचा है। मैं उसे प्यार से सुशी ही कहता था। उस दिन उसका चेहरा फूल सा खिल गया था। दरवाजा खोलकर अब मुख्य द्वार के अंदर आ गया हूं। नेपथ्य से जैसे एक आवाज गूंजी है, दार्शनिक महोदय, जरा दरवाजा बंद करके आना। कल ही 3 पौधे आपके दर्शन की भेंट चढ़ गए थे। मैंने मुड़कर दरवाजा बंद कर दिया है। कई बार जाने क्या सोचते हुए मैं दरवाजा खुला ही छोड़ जाता था। तब शशि के ऐसे ही निर्देश मेरे कानों में गूंजते रहते थे। मैं बरामदे में जाने वाले रास्ते पर धीरे धीरे चल रहा हूं। यहां कुछ भी तो अपरिचित नहीं है। रास्ते पर बाईं ओर लगे गुलमोहर एवं आम का पेड़ बड़े अवश्य हो गए हैं। मेरी गर्दन अनायास ऊपर उठ गई है। वाह, गुलमोहर तो सुंदर फूलों से भर गया है। जिस दिन हमने ये पेड़ लगाया तो उसने कहा भी था, एक दिन इस पेड़ पर हल्के लाल रंग के गुलमोहर खिलेंगे। आप जब भी घर आएंगे ये फूल आपकी कदम बोसी करेंगे। मैं रहूं या न रहूं, इन फूलों का नर्म कोमल एहसास आपको मेरी याद दिलाएगा। मेरी आंखें अब पांव पर ठहर गई है।
सचमुच गुलमोहर मेरी कदम बोसी कर रहे हैं। ठंडी हवा के झोंकों के साथ ही मुझे उसकी याद हो आई है। नम आंखों को मैंने अभी अभी रुमाल की कौर से पहुंचा है। मैं थोड़ा और आगे बढ़ आया हूं और ये आम का पेड़, इसे लगाते वक्त तो वह खिलखिला उठी थी। इसके फल तो हमारे पोते ही खाएंगे। आज ये पेड़ भी फलों से लद गया है। मैं अवश्य ही एक दिन मेरे दोनों पोतों को यहां लाऊंगा। मैंने राह में पड़ी एक कच्ची कैरी उठा ली है। उसे उलट पुलट कर न जाने उसमें क्या देख रहा हूं। मेरी चिर संचित यादें ही मानो उथल गई हैं। दाएं बगीचे में कितनी बेतरतीब घास लगी है। क्या ये लोग देखभाल नहीं करते? कुछ गमले हमारे समय के लगते हैं, वो सीमेंट से बने गमले। शायद न भी हो। सुशी के गमले इतने गंदे नहीं हो सकते। वह तो एक एक गमले को अपने हाथों से पेंट करती थी। इन्हें शायद फुर्सत न हो। मुख्य द्वार से बरामदे में आते आते मानो सारा इतिहास लौट आया है। मेरी धमनियों में उसकी यादों का प्रवाह तीव्र हो उठा है। मैंने बैल बजाने के लिए हाथ उठाया, पर हाथ यंत्र चालित सा नीचे हो आया है। वर्षों पूर्व हारा थका स्कूल से घर आता तो लपक कर बैल बजाता था। वह दौड़ी आती, पर मुझे यही लगता, वह इतनी देरी क्यों करती है? शायद बच्चों को पढ़ा रही हो, पर अब तो बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, वे खुद पढ़ सकते हैं। शायद रसोई में कुछ बना रही हो, यह भी हो सकता है। सच संवर के आ रही हो। कहीं उस पड़ोसी शर्मा से तो नहीं बतिया रही? उसे सुशीला से बतियाने में अनोखा रस आता है। नीच साला! कितनी हसीन भ्रामक कल्पनाएं मेरे मस्तिष्क में बवंडर बनकर नाचती। वह दरवाजा खोलती तो मैं निहाल हो जाता। बस एक बार उसका मुस्कुराता चेहरा देख भर लेता तो दिन भर की थकान उड़न-छू हो जाती। हाथ से बैग लेते हुए वह निर्देशों का अंबार लगा देती। जल्दी से मुंह हाथ धो लो, ड्रेस बदल लो, सीधे डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। आज मैंने आपके लिए पनीर पकोड़े बनाए हैं। यह वह और जाने क्या क्या। ओह, उसके बनाए पनीर पकोड़े एवं अदरक की चाय को याद कर मुंह में पानी हो आया है। उसकी बनाई हर चीज में मोहब्बत के मसाले एवं प्रेम की छौंक होती थी। अब तो मानो सारे स्वाद मर गए। यह घर भी अब मेरा कहाँ। 10 वर्ष पूर्व मैंने ही तो इसे मेहता जी को बेचा है, पूरे 5 लाख में। अब तो इसकी कीमत 20 लाख हो गई है। पर मेहता 25-30 से कम बात नहीं करता। पक्का बनिया है। लोगों की 1 रुपये की चीज 75 पैसे में खरीदता है एवं अपनी 1 रुपये की चीज 1.25 रुपये में बेचता है। शायद धन छाती पे बांध के मरेगा। मुझे पता चला है कि वह इसे बेचकर नए मकान में जाना चाहता है। मैं इसी सिलसिले में यहां आया हूं। मैंने डोरबेल बजा दी है। मुझे मालूम है गाउन पहने मिस्टर मेहता अभी दरवाजा खोलेंगे और रावण की तरह टहास करते हुए कहेंगे, ओह दादी साहब, वेलकम। वही हुआ जो मैंने सोचा। वही अंदाज, वही स्टाइल। हाँ, मिस्टर मेहता पहले से कुछ पक गए हैं। सर पर आधे बाल सफेद हैं, कुछ सफेद बाल मूंछों से भी झांक रहे हैं। उसके चतुर बच्चों की तरह, जिन्होंने अपनी मां को बता दिया है कि घर में कोई आया है। हम और मिस्टर मेहता ड्राइंग रूम में बैठे चाय पी रहे हैं। मैं फिर दीवारों में कुछ खोजने लगा हूं। मिस्टर मेहता ने ही पहले मौन तोड़ा है। कुछ भी कहो दादी साहब, आपका मकान है बड़ा शगुनी। मेरे तो 10 वर्ष में मिल्कियत 8 गुना हो गई। आपके बेचने के बाद मैंने इस पर खर्च भी बहुत किया। मुझे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। पास ही बैठी उसकी बीवी हाँ में हाँ मिला रही है। मैंने बेचा तब 1000 मीन मेख निकाल रहा था। अब खुद बेचना चाहता है तो यशोगान कर रहा है।
ब्रह्मा ने बनियों को फुर्सत में गढ़ा होगा। मतलब हो तो मोती की चमक बढ़ा देते हैं, एवं न हो तो पल भर में पानी उतार देते हैं। मैं पुनः अपना मकान देख रहा हूं। अब लॉबी में खड़ा हूं। यहीं तो हमारी डाइनिंग टेबल रखी होती थी, किचन से सटी हुई। कैसी खूबसूरत टेबल थी। एक बार जैसलमेर गया तब वहां से स्पेशल बनवाकर मंगवाई थी। कैसा सुंदर एवं कलात्मक कार्य था। पूरी कॉलोनी में ऐसी सुंदर टेबल किसी के पास न थी। हमारी पारिवारिक गोष्ठियां अक्सर यहीं होती। कितने गंभीर विषयों की विवेचना हमने इसी टेबल पर की थी। एक बार तो बहस पूरे 1 घंटे चली। जाने क्या विषय था? हाँ, याद आया। माँ बाप में कौन महान है? मैंने पिता के पक्ष में दलीलें रखी। उस दिन बच्चे जो अक्सर माँ के साथ होते मेरी तरफ हो लिए। कुछ समय पूर्व ही मैंने उन्हें मैटनी शो दिखाने का वादा किया था। वे कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। मैंने सिद्ध कर दिया कि पिता की भूमिका मां से कहीं बड़ी, कहीं ऊंची होती है। उस दिन वो कैसी भुनभुनाई थी। फिर बच्चे भी तो पिता ही पैदा कर लिया करें। तब डाइनिंग टेबल पर हंसी के फव्वारे फूट गए थे। इसी लॉबी से सटा बाथरूम, जहां फव्वारे के नीचे खड़ा मैं देर तक नहा था। वह चीखती रहती, इतना मत मस्ताओ, कभी नजर लग गई तो झार झार रोगे। गत 10 वर्षों में सचमुच झार झार रोया हूं। लॉबी से खुला आंगन साफ दिख रहा है। स्नान करने के बाद वो अक्सर यहीं बाल सुखाती। मस्त रेशमी लंबे एवं काले बाल, जिनकी तुलना में सावन की घटाओं से करता था। बाल सुखाते हुए कई बार मुझे कनखियों से देखती। वह थी भी हुस्न परी, अंग अंग सांचे में ढला था। साक्षात मूर्तिवत सौंदर्य, जिसका आनंद वही जानता है जिसने उसे भोगा है। और ये लॉबी से ही सटा बेडरूम, हमारे प्रेम एवं रश्केलियों का मूक गवाह। कभी यहां हमारे प्रेम के महागीत गूंजते थे। प्रणय केलियां कामदेव के अहम को मात देती थी। मुझे यौवन के रस भरे दिन याद हो आए हैं। वो वजह बेवजह रूठने मनाने के दिन, वो मोहब्बत के लंबे करार, वो चरमोत्कर्ष का सुख देते समागम, सभी यहीं तो घटित हुए थे। ओह, उसे छेड़ने में कितना आनंद आता था। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। वे सुख अमृत से सींचे हुए थे। वो मेरे मन में ऐसी बसी थी जैसे सूर्य में उसकी प्रभा एवं चंद्रमा में चांदनी। फिर वो रात तो मैं कैसे भूल सकता हूं। हमारी 5वीं वेडिंग एनिवर्सरी थी। भेंट करने के लिए बहुत जोड़ तोड़कर कंगन बनवाए थे मैंने। हाथों में कंगन पहनाते वक्त वह कितना खुश थी। पूरे चेहरे पर आनंद की चंद्र किरणें बिखर गई थी। तब बच्चों की भी क्या तो उम्र थी। बड़ा हेमंत 3 वर्ष एवं छोटा हिमांशु 1 वर्ष का ही तो था। अच्छे दिन पानी की तरफ बह गए। दिन, महीने, वर्ष पल में निकल गए। देखते ही देखते बड़ा लड़का 18 वर्ष का गबरू जवान हो गया एवं छोटा 16 वर्ष का किशोर। अब जीवन कुछ थमने लगा है। लेकिन सौभाग्य कब चिरस्थायी रहा है। मनुष्य का भाग्य पहिए के अर्रे की तरह ऊपर नीचे होता रहता है। सिर्फ एक घटना ने मेरी हंसती इटलाती जीवन सरिता को रोदन में बदल दिया। एक दिन ब्रा पहनते हुए उसने कहा, जरा देखना, यहां कुछ गांठ सी लगती है। मैंने हाथ लगाकर देखा। सचमुच वहां कुछ असामान्य कठोर सा उभरते हुए लग रहा था। मैं ये सोचकर हैरान था कि जो स्त्री अपने अंगों को छिपाने के लिए, अपनी लाज की रक्षा के लिए असंख्य यत्न करती है, वही अपने पति के समक्ष सब कुछ खोलकर रख देती है, पूरे इत्मीनान एवं आत्मविश्वास के साथ। उसका समर्पण सर्वस्व होता है। हमने डॉक्टर से संपर्क किया, कई टेस्ट हुए। जब टेस्ट रिपोर्ट्स आई तो मैं बहुत चक्कर रह गया। उसे 3rd स्टेज ब्रेस्ट कैंसर था।
उस दिन मेरी हालत ऐसी थी जैसे किसी हरे भरे वृक्ष पर बिजली गिर गई हो। वे कयामत के दिन थे। मैंने सेवा में कोई कसर नहीं रखी। हालांकि मेरी हैसियत उन दिनों कमजोर ही थी। पैसा पानी की तरह बहाया गया। जीवन भर की बचत क्षण भर में खर्च हो गई। अब आगे इलाज के लिए मेरे पास एक ही विकल्प था, नेह नीड़ का बेजान। शायद उसे इस बात की गंध लग गई। एक रात उसके पास बैठा तो उसने कसकर बाहों में जकड़ लिया। मैं कुछ कहता तब तक वह फफक मैं कुछ कहता तब तक वह फफक कर रो पड़ी। मैं कई देर उसकी पीठ सहलाता रहा। मन हल्का हुआ तो बोली, एक वादा करो। मैंने हाँ कहा तो बोली, इस नेह नीड़ को कभी नहीं बेचना। अब तुम्हारा और बच्चों का यही तो आसरा है। मैंने उसे वादा तो कर दिया, पर मेरे पास भी इसके अतिरिक्त क्या स्रोत था। मुझे लगा बेचने के बजाय बैंक से मॉर्गेज लोन ले लिया जाए। भाग्य ने साथ दिया तो बाद में छुड़वा लेंगे। मैंने मॉर्गेज लोन लेकर उसका इलाज करवाया। लोन की सारी रकम फूक गई, फिर भी मौत ने अपने बेरहम पंजों से उसे जकड़ ही लिया। इसी कमरे में उसने दम तोड़ा था। मरते समय उसका हाथ मेरे हाथ में ही था। बच्चे अनाथों की तरह मां से लिपट कर रो रहे थे। उसकी खुली आंखें मानो कह रही थी, सुशीला हर जन्म में तुम्हारे दर्शन की आकांक्षी रहेगी। मैंने ही बिलखते हुए उन आंखों को बंद किया था। बैंक लोन मैं चुका नहीं पाया। एक अध्यापक की तनख्वाह ही क्या होती है। बैंक ने नोटिस पर नोटिस भेजे। मैं हार गया। अंततः मकान बेचकर ऋण चुकता किया। उस दिन घर आकर उसकी तस्वीर के आगे बिलख पड़ा। सुशी, मुझे माफ कर देना, मैं वादा नहीं निभा पाया। बुरा समय अकेला नहीं आता। इन्हीं दिनों विद्यालय में एक चपरासी ने गबन किया। केश का चार्ज मेरे पास था। वह शातिर था, चतुराई से निकल गया। मैं निरपराध फंस गया। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। कंगाली में आटा और गीला हो गया। मैं महीनों दर दर भटकता रहा। बच्चों की फीसें तक भारी पड़ गई। रोटियों के लाले पड़ गए। मजबूरी में मैंने एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ काम किया। सौभाग्य से कुछ ही महीनों में उसका विश्वास पात्र बन गया। बढ़ते काम के साथ उसने मुझे अपना भागीदार बना लिया। फिर तो मानो लक्ष्मी मेरे भाग्य पर सवार हो गई। गत 10 वर्षों में मैंने बेशुमार दौलत कमाई, मेरी आशा से कहीं अधिक। इन्हीं दिनों बच्चों के विवाह किए एवं कुछ वर्षों में दो पोतों का दादा भी बन गया। आज फिर वही मकान खरीदने यहां आया हूं। मुझे मालूम है मकान 20 लाख से ज्यादा नहीं है, पर मेहता 27 लाख पर अड़ा है। शायद उसने मेरे सर पर सवार भूत को अपनी पैनी आंखों से देख लिया है, अथवा फिर मेरे चेहरे की गरज पड़ ली है। मैंने हां भर दी है। सुशीला का वादा पूरा करने के लिए कोई भी रकम अधिक नहीं है। मिस्टर मेहता एवं उसकी बीवी की आंखें चमक उठी है। भला ऐसा मूर्ख खरीदार कहाँ मिलेगा। लेकिन मैं जानता हूं, जो नफा मैंने आज कमाया है वह जीवन भर काम करके भी नहीं कमा पाता। वक्त ने एक बार फिर करवट ली है। अपने बेटे बहू पोतों के साथ मैं पुनः नेह नीड़ में आ गया हूं। कल ही मैंने दोनों पोतों को आम के पेड़ पर चढ़ाया था। दोनों ने जी भरकर कैरियां तोड़ी हैं। आज रात उसी बेडरूम में अकेला पड़ा हूं। मन पुनः सुशीला को ढूंढ रहा है, मानो उसे कहना चाहता हो, प्रिय, मैंने अपना वादा पूरा कर लिया है। मैं ऊँघने लगा हूं, पर यह क्या, बेडरूम के कोने में इतना प्रकाश क्यों? ये सफेद साड़ी पहने वहां कौन खड़ा है?
मैं देखने का प्रयास करता हूं, लेकिन मैं हिलडुल क्यों नहीं पा रहा। अरे, यह तो सुशीला है। मुझे कह रही है, इस बेडरूम में मेरे बिना सोओगे क्या? चलो, मैं तुम्हें लेने आई हूं। अभी अभी मेरी देह से एक श्वेत पुरुष प्रकट हुआ है। सुशीला उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर ऊपर उठ रही है, एक अज्ञात उड़ान की ओर, एक नया नेह नीड़ बसाने। धन्यवाद।